नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे। आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से रवाना हो चुके हैं। आज वे धर्मशाला रुकेंगे, कल चंडीगढ़ आएंगे और चंडीगढ़ में नाइट हॉल्ट के बाद 1 जून को हैदराबाद के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उड़ान भरेंगे। ये इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अब 4 जुलाई को हैदराबाद से वापस हिमाचल प्रदेश में लौटेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 और 3 जुलाई को 2 दिन हैदराबाद में बैठक होने वाली है और इस बैठक के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रवाना हो चुके हैं। हालांकि आज मौसम के चलते पहले ये तय नहीं हो पा रहा था कि मुख्यमंत्री बाई रोड जाएंगे, हेलीकॉप्टर से जाएंगे, लेकिन शाम 5 बजे मुख्यमंत्री का चॉपर टेक ऑफ हुआ और उन्होंने सीधी धर्मशाला के लिए उड़ान भर ली और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर धर्मशाला में पहुंच चुके हैं। आज सर्किट हाउस में रहेंगे और कल चंडीगढ़ आएंगे। चंडीगढ़ में कल उनका रात्रि ठहराव होगा। इसके बाद वे हैदराबाद के लिए वहाँ से रवाना होंगे। महत्वपूर्ण बात है क्योंकि अब क्यास लगाए जा रहे थे कि कई ऐसे बड़े मसले हैं जो कि मंत्रिमंडल की कैबिनेट के लिए यहाँ अटके हुए हैं। कई कैबिनेट की मीटिंग में बड़े फैसले होने, चाहे यूजीसी स्केल का मामला हो, आरकेएस कर्मचारियों का मामला हो, एनएचएम कर्मचारियों का मामला हो, आउटसोर्स के कर्मचारियों का मामला हो। कई महत्वपूर्ण ऐसे बड़े फैसले हैं जो अगली कैबिनेट की मंत्रिमंडल की बैठक में होने हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चूंकि अब 4 जुलाई तक हैदराबाद के प्रवास के लिए शिमला से निकल चुके हैं, ऐसे में ये स्पष्ट हो गया कि कैबिनेट की बैठक अब 5 जुलाई के बाद होगी। इसके लिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, उसके अनुसार शिक्षा विभाग के सचिव को एक बार फिर बदल दिया गया है। यहाँ पर रजनीश इसका दायित्व देख रहे थे। मुनीश गर्ग को दिल्ली से लौटने के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया गया था, लेकिन सी पाल रासू को अचानक राज्य चुनाव अधिकारी के पद से हटाना पड़ा। मुनीश गर्ग की यहाँ पर नियुक्ति हुई और इसी बीच सरकार ने अभी ये बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत मुनीश गर्ग को उन्होंने ये निर्णय किया कि मुनीश गर्ग को एक बार फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया जाए। इसके लिए बाकायदा केंद्रीय चुनाव आयोग को प्रपोजल भेजा गया। पिछले कल इसकी परमिशन आ चुकी थी केंद्रीय चुनाव आयोग से और आज कार्मिक विभाग ने इसकी नोटिफिकेशन जारी करते हुए रजनीश से ये विभाग वापस लेकर मुनीश गर्ग को दे दिया, यानी कि मुनीश गर्ग अब हिमाचल प्रदेश के राज्य चुनाव अधिकारी भी रहेंगे। इसके अलावा उनके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन का अतिरिक्त कार्यभार रहेगा। अब बात करते हैं प्रदेश की दूसरी खबरों की। आज हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मैट्रिक का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया और इस मैट्रिक के रिजल्ट में सरकारी स्कूल के बच्चे बुरी तरह से पिछड़े हैं अगर मेरिट की बात की जाए, क्योंकि समूचे प्रदेश में मंडी जिला के 2 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने टॉप किया है। प्रियंका दिव्यांगी शर्मा, इन दोनों ने टॉपर किया है। 99.9% इनके मार्क्स हैं, 99% इनके मार्क्स हैं। दोनों मंडी की रहने वाली हैं। सेकंड पोजीशन पर आदित्य संख्यान है जिनके 98.86% मार्क्स हैं, बिलासपुर जिला से ये ताल्लुक़ रखते हैं। थर्ड पोजीशन पर मंडी के अंशुल ठाकुर, ऊना की सिया ठाकुर, यानी कि टॉप मेरिट की सूची में देखा जाए तो टॉप 3 में 3 बच्चे मंडी जिला के। ये बड़ी बात है क्योंकि हमेशा मेरिट में देखा गया है कब्जा हमीरपुर जिला का रहता है, कांगड़ा जिला की धाक रहती है, लेकिन अब मंडी के बच्चे मेरिट की सूची में आने लगे हैं, शिक्षा का लक्ष्य जगाने लगे हैं। ये मंडी के लिए तमाम उन आने वाले अगले बच्चों के लिए एक अच्छे इंडिकेशन है कि किस प्रकार से प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन में आगे बढ़ा जा सकता है। थर्ड पोजीशन पर रहे, मेरिट की तीसरे स्थान पर रहे इन दोनों बच्चों के 98.71% मार्क्स आए हैं। 77 छात्रों की 77 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप 10 में यहाँ पर जगह बनाई है और इनमें 11 ही सरकारी स्कूलों के टॉपर हैं, जबकि 66 प्राइवेट स्कूलों के छात्र हैं। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को यहाँ झटका जरूर लगा है बेटियों ने, लेकिन यहाँ ज़बरदस्त रिकॉर्ड तोड़े हैं क्योंकि 77 टॉपर में से 67 हिमाचल प्रदेश की छात्राएं हैं, बेटियां हैं। सिर्फ 10 लड़के ही मेरिट की सूची में स्थान बना पाए हैं और इस पूरे बोर्ड के रिजल्ट में
87.5% 10वीं का रिजल्ट रहा। और बोर्ड ने कहा कि इस बार रिजल्ट बेहतर माना जा सकता है। कोरोना के दिन जिन 2 सालों से जूझकर बच्चे बाहर आए हैं और जिन विकट परिस्थितियों में बच्चों ने एक अपनी हैबिट को चेंज किया है, इस रिजल्ट को बहुत अच्छा माना जा सकता है। अब बात करेंगे ऐसी बैठक की जो कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बुलाई गई थी। एशिया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता भी उस बैठक में थे। और ये बैठक दृष्टिहीन ऐसे लोगों के लिए थी जिनका लंबे समय से मसला लटका हुआ था। 8 पॉइंट पर चर्चा होने के बाद बैठक में इसमें जो बड़े स्तर पर फैसले लिए गए हैं, ये दृष्टि बाधितों के लिए बैठक बुलाई गई थी। हालांकि इसमें दूसरे दिव्यांगों के साथ दूसरे मसले भी थे जो कि फिजिकल चैलेंज लोग हैं उनके लिए भी थे। और इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था कि पीटीए में बीएड और टैट में रिलैक्सेशन देने की मांग की गई थी। बीएड एंड टैट में रिलैक्सेशन की मांग पीटीए में दृष्टि बाधितों के लिए दी गई थी। इस पर प्रोसीडिंग में कहा गया, क्योंकि इनकी इसकी प्रोसीडिंग जारी हो गई है, प्रोसीडिंग में कहा गया कि एनसीटी के दिशा निर्देशों में इसका कोई प्रावधान नहीं है। इसके चलते चर्चा के बाद इस एजेंडे को ड्रॉप कर लिया गया, क्योंकि ये डिमांड दृष्टि बाधितों की तरफ से दी गई थी। दूसरा पॉइंट था केंद्र सरकार की तर्ज पर जॉब आइडेंटिफिकेशन कमेटी का हिमाचल प्रदेश में गठन किया जाए। इस पर साफ तौर पर कहा गया कि केंद्र ने 4 जनवरी 2021 को इसे नोटिफाई किया था। इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस मॉडल को स्टडी करने के बाद विभिन्न विभागों से इसकी पदों की पहचान का स्टेटस मांगा है। 20 डिपार्टमेंट से आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट नोटिफाई हो चुकी है, इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। और इसके बाद निर्देश दिए गए हैं कि अगली कमेटी सचिव की बैठक में ये मामला लाया जाए और इस पर विस्तार से प्रशासनिक सचिव अध्ययन कर लें। इसके बाद इस मामले को लाएं, क्योंकि केंद्र सरकार की नोटिफिकेशन इसमें देखना बेहद जरूरी है। तीसरा पॉइंट था सभी विभागों में दृष्टि बाधितों का बैकलॉग पद। इस पर जवाब दिया गया, क्योंकि इसकी प्रोसीडिंग जारी हुई है। ये बैठक पिछले दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और प्रोसीडिंग में आई इस पर रिप्लाई के अनुसार पिछली बैठक में बैकलॉग का ताजा स्टेटस मांगा गया था। 45 विभागों, बोर्ड, कॉरपोरेशन से सूचना मिल चुकी है। 28 विभागों में बैकलॉग के 210 पद रिपोर्ट हुए हैं। इनमें 47 पद दृष्टि बाधित के हैं, ये रिप्लाई दिया गया है। अन्य मेजर डिपार्टमेंट्स से सूचना का इंतजार है। 30 जून तक सभी बैकलॉग पदों को भरने के निर्देश दिए गए हैं। चौथा पॉइंट था दृष्टि बाधित श्रेणी के तहत प्रमोशन का आरक्षण। इस पर कार्मिक विभाग ने अपने रिप्लाई में कहा कि केंद्र से जानकारी मांगी गई थी, इसका इंतजार कर रहे हैं, इसको एग्जामिन करने के बाद अगला फैसला इसमें लिया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरे इसमें एजेंडेज थे, दूसरी जो बातें इसमें कही गई थी, उसमें से चाहे पदों को भरने की बात थी या खाली पदों को भरने की थी, इस पर कार्मिक विभाग ने केंद्रीय निर्देशों को अपनाने के लिए कहा था। इसके अनुसार ये कहा गया था कि मूक बाधित के लिए जितने भी पद यहाँ पर रिक्त पद हैं, ढली मूक बधिर संस्थान में 4 पद भरने की जो सिफारिश की गई थी, कर्मचारी चयन को इसका प्रस्ताव भेजने की बात कही गई है। दृष्टि बाधित का सेवा काल 48 से 60 साल करने पर ये एजेंडा आया था, लेकिन प्रोसीडिंग में बड़ी बात कही गई है कि मूक बधिर जितने भी हैं उनका सेवा काल यानी कि उनकी रिटायरमेंट एज 58 से 60 साल करने की डिमांड की गई थी। और सरकार ने अपनी रिप्लाई में कहा है कि रिटायरमेंट एज 60 साल करने पर विचार किया जा रहा है, यानी कि इस पर ना नहीं की है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो ये पिछले लंबे समय से देखा जा रहा है कि जो रिटायरमेंट एज है वो 58 साल कर दी है, पहले 60 साल थी। हालांकि उसमें एक 2017 की नोटिफिकेशन थी क्लास 4 कर्मचारियों की, जो पहले पीटीए थे, जो पहले दूसरे सिस्टम से लगे थे, चाहे वो डेली वेजर थे या पैरा वर्कर्स थे। अगर वे बाद में रेगुलर होते हैं तो उन्हें भी 2001 के बाद कंसीडर कर लिया जाएगा। 17 में ये नोटिफिकेशन हुई थी। इस आधार पर अभी भी ऐसे कई कोर्ट में मामले पहुंचे हैं जिन्हें रिलैक्स मिल रही है। और इसके बाद तमाम विभागों को ये निर्देश जारी किए गए थे 2017 की नोटिफिकेशन के आधार पर कि 2001 से पहले जितने भी सरकारी विभागों में डेली वेजर थे या पार्ट टाइम लोग लगे थे, अगर वे बाद में भी रेगुलर हुए हैं तो उनकी भी रिटायरमेंट एज उनकी भी रिटायरमेंट एज 58 की बजाय 60 साल में की जाएगी। इसमें 2017 की नोटिफिकेशन का हवाला दिया गया था। लेकिन
मूक बहादुरों की जो ये पहली बार ऐसी डिमांड आई है कि इनकी रिटायरमेंट एज 60 साल कर दी जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण एक बिंदु बनकर सामने आया कि सरकार ने इस मामले में ये कहा है कि इसे कंसीडर किया जा रहा है, ये मामला विचाराधीन है कि रिटायरमेंट एज इनकी 58 से 60 साल कर दी जाएगी और इसका बाकायदा स्टेटस, इसके कमेंट्स मांगे गए हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से, यानी कि रिटायरमेंट एज 58 से 60 साल मूक बहादुरों की करने का मामला यहाँ पर चल रहा है, इसे फुल स्टॉप बिल्कुल नहीं है, 60 साल इनकी आयु हो सकती है। शिक्षा विभाग में दिव्यांगों को एमटीडब्ल्यू रखने पर विचार, ये डिमांड, ये मुद्दा भी उठाया गया था। इस पर यह कहा गया था कि एमटीडब्ल्यू के चयन के लिए अधिक नंबर दिए जाएं, लेकिन इसके लिए कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी गई है, बाकायदा सारी व्यवस्थाएं शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए तबादला नीति बनाने के लिए भी जितने भी मूक बहादुर थे, इसके लिए ट्रांसफर के लिए इन कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाने की बात की गई थी। इस पर हालांकि जवाब यह दिया गया है कि जितने भी यहाँ पर ब्लाइंड पर्सन्स थे, कर्मचारी थे जिनकी ट्रांसफर्स की गई हैं, उनकी इच्छा अनुसार की गई हैं, उन्हें आसपास के स्टेशन दिए गए हैं, नज़दीकी स्टेशन दिए गए हैं, यानी कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को, कैसे कर्मचारी को यहाँ पर टॉर्चर नहीं किया गया है। अगर दूसरी खबरों का रुख यहाँ पर करेंगे तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज वर्चुअली संवाद करते हुए वर्चुअली माध्यम से पुलिस विभाग के 160 करोड़ के उद्घाटन शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान की बड़ी घोषणाएं भी की, जिनमें से नूरपुर को जिला बनाने की घोषणा की, यानी कि अब कांगड़ा जिला का जो एक सब डिवीजन है, एक हिस्सा नूरपुर, अब वह जिला के रूप में जाना जाएगा। नूरपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनेगा। इससे पहले सिर्फ बद्दी डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था पुलिस के एंगल से, लेकिन अब पुलिस का 14वां जिला नूरपुर बनेगा। इसकी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की है। संजौली चौकी को थाना अपग्रेड करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा पुलिस के बेड़े में 20 नए वाहन जुड़ेंगे, ये मुख्यमंत्री की तमाम घोषणा है। बच्चों के मिड डे मील के साथ हिमाचल प्रदेश का ताज़ा सेब मिलेगा, ये फैसला किया गया है। आंगनवाड़ी केंद्र व अस्पतालों में इसके लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। सेब सीजन शुरू होते ही ये मुहिम हिमाचल का लिया गया और इस योजना का बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने खुलासा किया है। इसके अलावा अगर आप आयोग के चेयरमैन और मेंबर की पेंशन के मामले में 4 सप्ताह के भीतर इसकी सुनवाई टाल दी गई है। चार सप्ताह के भीतर इसकी सुनवाई होगी, क्योंकि ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष के.एस. तोमर ने याचिका दायर कहा है कि सम्मानजनक पेंशन यहाँ पर मेंबर और चेयरमैन को मिलनी चाहिए। इस मामले की सुनवाई अब 4 सप्ताह बाद होगी। बिजली बोर्ड में एक नया सर्कल बनेगा, 11 डिवीजन और 11 सब डिवीजन। मुख्यमंत्री की ये विभिन्न हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों के लिए घोषणाएं थी। वित्त विभाग को इसकी फाइल भेजी गई थी, आज मंजूरी फाइनेंस से मिल गई है। कल बीओडी की बैठक में ये मामला आएगा। इसके तहत नूरपुर में नया इलेक्ट्रिकल सर्किल होगा। कल इसमें औपचारिक मोहर बीओडी में लगेगी, लेकिन फाइनेंस से अप्रूवल मिलना महत्वपूर्ण बात है। और बिजली बोर्ड के जिन 11 नए डिवीजनों को वित्त विभाग से स्वीकृति मिली है, उनमें सराहन, संगड़ा, नेरचौक, हरोली, सिलाई, सुजानपुर, थाना कला, थुनाग, भावानगर, पालमपुर का देवी मरू, तीसा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक जो सब डिवीजन नए बनाए गए हैं, चंदोल, हरिपुर धार, डोडरा क्वार, चाइल, कफोटा, संतोगढ़, जंगलबैरी, धीरा और निकरोट। इसके साथ नीरथ को भी इलेक्ट्रिक सब डिवीजन बनाने की वित्त विभाग ने मंजूरी प्रदान कर दी। और ये तमाम 11 डिवीजन, 11 सब डिवीजन, एक सर्किल नए बनेंगे। वित्त विभाग से इसकी मंजूरी मिलने के बाद कल बिजली बोर्ड के बीओडी की बैठक होगी। इसमें इस पर औपचारिक मोहर लगेगी, फिर विधिवत इन्हें खोलने की स्वीकृति प्रदान हो जाएगी। क्योंकि ये मुख्यमंत्री की घोषणाओं में ये तमाम डिवीजन, सब डिवीजन शामिल थे। आज जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को नसीहत देते हुए कहा कि खुद को महान व दूसरों को मूर्ख ना समझें। मुख्यमंत्री सौम्य व सरल स्वभाव के हैं। पहली बार ऐसा नेता प्रतिपक्ष देखा जो राजनीति की सभी मर्यादाएं तोड़ रहे हैं और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करें, यानी कि ये टकराव लगातार चलता जा रहा है। मुकेश अग्निहोत्री वर्सेस सरकार के तमाम मंत्री इस टकराव को आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में भी ये तय हुआ था कि अटैकिंग पोजीशन पर सरकार आएगी। और मुकेश अग्निहोत्री जिस प्रकार से सीएम का घेराव करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह से मुकेश की घेराबंदी की जाएगी। पहले राकेश पठानिया अब जल शक्ति मंत्री कूदे हैं, धीरे धीरे दूसरे मंत्री भी इस तरह के आगे आप देखेंगे कि ये लड़ाई धीरे धीरे बढ़ती जाएगी।
अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों की, जिसके मुद्दे को लेकर आज हमारी जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर से विस्तार से बात हुई। उनका कहना है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। पूरी पॉलिसी को पूरी तरह से तैयार कर इसका 2 लाइन का इसका प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए जाएगा और हमने इसमें पूरा एक्सरसाइज कर लिया, पूरा इसमें होमवर्क कर लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी इस पर चर्चा हो चुकी है और उनका कहना था कि हिमाचल प्रदेश के 35,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, जल्द राहत मिलेगी। कैबिनेट की सब कमेटी ने पूरा अपना एजेंडा तैयार करके इसके लिए जो कैबिनेट का नोट जाना 2 लाइनों का, उसकी तैयारी भी कर ली है और जल्द ही, यानी कि इतना जरूर कहा उन्होंने कि इसके लिए काफ़ी वक्त है। हम चाहते हैं कि अगस्त महीने के दौरान इसकी नोटिफिकेशन जारी हो जाए, हमारे लिए पर्याप्त वक्त है। अभी कोई ऐसा नहीं है कि कल चुनाव होने वाले हैं, कल आचार संहिता लगने वाली है। हम चाहते हैं कि अगस्त महीने में इसे नोटिफाई कर सितंबर महीने में इन तमाम आउटसोर्स के कर्मचारियों को धरातल पर, जमीनी स्तर पर इन्हें राहत प्रदान कर दी जाए, क्योंकि आउटसोर्स के कर्मचारी लंबे समय से स्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे थे और लगातार सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था कि आप घोषणाएं जरूर कर रहे हैं लेकिन इन आउटसोर्स कर्मचारियों का कुछ नहीं हो रहा है। इस पर जल शक्ति मंत्री ने कहा कि ड्राफ्ट पूरा तैयार हो चुका है, सिर्फ 2 लाइन का कैबिनेट के लिए 2 लाइन का एजेंडा आइटम्स हमारी तरफ से जाएगी और कैबिनेट की औपचारिक इस पर मोहर लगेगी और इसी तरह से 35,000 कर्मचारियों को हम राहत देने के लिए वचनबद्ध हैं और जल्द ही ये मामला आप कैबिनेट में देखेंगे। पैरा वर्कर भर्ती की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पैरा वर्कर की भर्ती भी शुरू हो चुकी है। जल शक्ति विभाग के एक्शन इस भर्ती को करेंगे, इसके लिए आवेदन आने शुरू हो गए हैं। तमाम एक्शन को निर्देश जारी कर दिए कि जितनी भी एप्लीकेशन आती है आप उनको लीजिए। 3 सदस्यीय इसके लिए सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है। संबंधित जिस डिवीजन में पैरा वर्कर रखे जाएंगे वहां के एक्शन चेयरमैन होंगे एसडीओ और संबंधित वहां के जो जेई होंगे वह इस कमेटी के मेंबर होंगे, यानी कि 3 सदस्यीय ये कमेटी होगी। 10 अंकों का कुल इंटरव्यू होगा और 10 अंकों में जो भी पात्र होगा जिसको अपनी सिलेक्शन करानी होगी उसके लिए शैक्षणिक योग्यता के 5 अंक होंगे और अंकों का पैरामीटर मल्टी वर्कर्स की तर्ज पर होगा। जिस प्रकार से मल्टी वर्कर्स को 5वीं के 5 अंक रखे गए थे, जो उसमें जो फॉर्मेट था वही फॉर्मेट यहाँ पर रखा गया है। उसमें पूरी तरह से ये बात कही गई है कि मल्टी वर्कर्स में जिस प्रकार से शैक्षणिक योग्यता के जो अंक रखे गए थे वही पैरा वर्कर की भर्ती में अंक रखे गए हैं। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के अंक 5 होंगे, बीपीएल को 1 अंक दिया जाएगा, एक्सपीरियंस के 2 अंक होंगे। सबसे बड़ी बात है कि एक्सपीरियंस सरकारी एजेंसी में काम करने वाले लोगों को मिलेगा और ये सीधा सीधा जो इस समय हिमाचल प्रदेश की 600 पेयजल योजनाओं पर जो कार्यरत है 2500 कर्मचारी, सरकार की इस पॉलिसी से लगता है कि उन्हें भी एडजस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि 2 अंक यहां पर एक्सपीरियंस के दिए जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जो 2500 पहले से वहां पर कर्मचारी डिप्यूट हैं, तैनात हैं, उनको इन 2 अंकों का सीधा लाभ मिलेगा, लेकिन 2 अंक इंटरव्यू के होंगे, यानी कि 2 अंक एक्शन की अध्यक्षता वाली जो कमेटी होगी 3 सदस्यीय, वो अपने विवेक से कैंडिडेट को देगी और ये 2 अंक सिलेक्शन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। हिमाचल प्रदेश में 4,770 पदों पर पैरा वर्कर्स रखे जाएंगे और इसके लिए जल शक्ति विभाग से डिवीजन वाइज पदों का बंटवारा शुरू हो चुका है और माना जा रहा है कि टोपोग्राफी और क्षेत्रफल के आधार पर इन पदों का बंटवारा किया जाएगा। मसलन भरमौर एक बड़ा सब डिवीजन है, माफ कीजिएगा, भरमौर एक बड़ा डिवीजन है, या जिस प्रकार से सिरमौर जिला के सिलाई या कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बड़ी बड़े क्षेत्रफल में पेयजल योजनाएं फैली हुई हैं, वहां ज्यादा पद दिए जाएंगे। ऐसा सरकार की तरफ से विभाग को निर्देश दिए गए और इसी आधार पर यहां पर पदों का डिस्ट्रीब्यूशन, पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है और जल शक्ति विभाग ने इस डिस्ट्रीब्यूशन की फाइल तैयार करके मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भेज दी और माना जा रहा है 4 जुलाई को मुख्यमंत्री अपने प्रवास से वापस लौटेंगे। उसके बाद इसे अप्रूव किया जाएगा और इसकी सिलेक्शन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। भर्ती शुरू हो चुकी है। आप अगर हमारे लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से इस अपडेट को सुन रहे हैं तो आप संबंधित जल शक्ति विभाग के एक्शन के पास इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि सिलेक्शन बाद में होगी, क्योंकि जो पद डिस्ट्रीब्यूशन है, कितनी पोस्टें कहां दी जाएंगी, किस भरमौर में कितनी दी जाएंगी, तीसा में कितनी दी जाएंगी, धर्मशाला में कितनी दी जाएंगी, सिलाई या किन्नौर में कितनी दी जाएंगी, इसका फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। इसकी फाइल भेजी गई है क्योंकि मुख्यमंत्री आज धर्मशाला के लिए रवाना हुए हैं
कल चंडीगढ़ आएंगे, चंडीगढ़ से फिर वे हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। हैदराबाद में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 2 दिन तक भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे। 2 और 3 जुलाई को, इस आधार पर 4 जुलाई को वापस लौटेंगे। और माना जा रहा है कि 5 के आसपास इन पैरा वर्कर्स के कहाँ कितनी पोस्ट होंगी, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय से मोहर लगने के बाद इसकी चयन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। और कैबिनेट की बैठक भी 5 जुलाई के बाद हिमाचल प्रदेश में होगी, कम से कम इतना तय हो चुका है। प्रतिभा सिंह का एक ऐसा बयान जिस पर बवाल मच चुका है, गुड़िया केस को लेकर उन्होंने पिछले कल एक बात कही थी। उनका कहना था कि गुड़िया केस एक छोटी सी घटना थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से हाइप क्रिएट कर दी, इस मामले को बड़ा बना दिया, तूल इसको दे दी। यानी कि उनका ये बयान इतना वायरल हुआ सोशल मीडिया पर कि अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस पर पलटवार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता नेत्री इस पर लगातार पलटवार कर रहे हैं। उनका कहना था कि हिमाचल प्रदेश के लिए ये बेहद शर्मिंदगी वाला मामला था। एक स्कूली छात्रा के साथ किस प्रकार से दुष्कर्म किया गया, फिर उसे हत्या कर दी गई, उसे मार दिया गया। रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये घटना को प्रतिभा सिंह छोटी सी घटना बता रही है। हालांकि प्रतिभा सिंह का कहना है कि उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी। उनका कहना यह था कि इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए जिस प्रकार से थाने जला दिए, जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को प्रदेश में खराब कर दिया, अब उसी सरकार के, उसी भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार के क्या हाल हैं। पुलिस भर्ती में स्कैम हो रहे हैं, तमाम भर्तियां लटक चुकी हैं, लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब हो चुकी है। प्रतिभा सिंह का कहना था कि उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी, उनका भाव गलत नहीं था, लेकिन उन्होंने यहां पर तो जयराम सरकार पर सवाल उठाना चाहे थे कि मौजूदा सरकार आखिर क्या कर रही है। यहां पर रेप हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, करप्शन हो रहा है। वह सरकार को इस मसले पर कटघरे में खड़ा करना चाहती थी। उधर सैंपलिंग की बात करें तो फटकार के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग बढ़ा दी है। बुधवार को 3000 लोगों के सैंपल की जांच की गई। 105 नए संक्रमित हिमाचल प्रदेश में मिले। 3.45% संक्रमण दर है। मंडी में 6.38 पहुंच चुकी है। कांगड़ा में 5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 500 से ऊपर पहुंच चुकी है। राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या इस समय 507 हो चुकी हैं और 15 कोरोना के मरीज अस्पतालों में भर्ती हो चुके हैं। अब एक ऐसी खबर की बात करेंगे जो कि सोलन जिला की है। 2 सगे भाई मासूम छात्र, प्राइमरी स्टैंडर्ड के 2 बच्चे, 2 छोटे मासूम बच्चे, जिनकी स्कूल के टैंक में डूबने से दुखद मृत्यु हुई। बारिश के दौरान स्कूल परिसर में बच्चे खेल रहे थे। किशनपुरा स्थित प्राइमरी स्कूल में यह हादसा हुआ है। छुट्टियों के चलते स्कूल बंद था, लेकिन बच्चे वहां पर खेलने के लिए गए। बरसात के चलते टैंक में पानी भरा था। 7 साल का बच्चा शहनवाज और 4 साल का मेहताब, ये दोनों बच्चे सुबह 10 बजे उस किशनपुरा के स्कूल में खेलने के लिए गए। तेज बारिश में इन्हें पानी का टैंक नहीं दिखा और दोनों बच्चे पानी के टैंक में डूब गए। इसी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे। सबसे बड़ी बात यह कि 4 साल और 7 साल के ये दोनों मासूम बच्चे किशनपुरा के इसी स्कूल में पढ़ते थे, इसी स्कूल में खेलते थे। आज मानसून की हिमाचल प्रदेश में एंट्री थी। उस टैंक का ढक्कन खुला था। ऐसा बताया जा रहा कि टैंक का ढक्कन खुला था। तेज बारिश हो रही थी, बच्चे बारिश में खेल रहे थे और अचानक दोनों बच्चे पानी के टैंक में जा गिरे और उनकी डूबने से दुखद मृत्यु वहां पर हुई है। इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से होमगार्ड ने बताया कि टैंक में दूसरे बच्चे को भी निकाल लिया गया है। पुलिस ने टैंक का मोटर लगाकर उसे खाली करवाया, टैंक को पूरी खाली करवाया। और पिता घर में था, माता कंपनी में काम करती है। इसके चलते ये पता नहीं चल पाया कि बच्चे किस में निकले, किस समय डूबे होंगे, लेकिन दोनों बच्चों के सब बरामद कर लिए गए हैं और उन्हें परिजनों को सौंप दिया। और पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है कि आखिर ये लापरवाही किस स्तर पर हुई। क्या स्कूल का टैंक जो ओपन था वहां पर किसी की कोताही थी, या ऐसा संयोग बन गया कि अचानक बारिश लगी और बच्चे स्कूल की तरफ भागे और उस ओपन टैंक में बच्चे सीधे जा गिरे। इसके पीछे जो भी वजह, पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अब मानसून एंट्री दे चुकी है
और यहाँ पर अब बाढ़ आएंगी, बारिशें आएंगी, कई तरह की घटनाएं होंगी। इसके चलते अब मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से लगातार अलर्ट किया जा रहा है कि सावधानी बरतने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि फ्लैश फ्लड आएंगे, बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी और तमाम, क्योंकि ये किशनपुरा की जो घटना 2 स्कूल के मासूम बच्चों की घटनाएं हैं, ऐसी घटनाओं से सतर्क रहने के लिए हमें इस बरसात के मौसम में ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत रहेगी। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।